स्टूडेंट्स आईबी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2020 इवेंट का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लोग क्या करेंगे कि 2020 का ना टोटल जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि देखिए कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मोटर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, मोटर के बारे में पढ़ते हैं। फिर अब इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है कि मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है। स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव की अगर बात करें तो उसका जो बेसिक एलिमेंट होगा, एक होगा इलेक्ट्रिक मोटर और एक होगा कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। तो किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो बेसिक एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। अब देखिए जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज कन्वर्टर आर एम्प्लॉयड फॉर, यानी कि 3 फेज कन्वर्टर कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 3 फेज कन्वर्टर, जैसे कि कन्वर्टर आपका 2 टाइप का होता है, एक सिंगल फेज होता है और एक 3 फेज होता है। जनरली सिंगल फेज कन्वर्टर हम लोग लो किलोवाट मोटर्स के लिए यूज करते हैं, एंड जो 3 फेज कन्वर्टर्स होता है वो लार्ज किलोवाट मोटर्स के, यानी कि हैवी मोटर्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 फेज कन्वर्टर। और जो स्मॉल रेटिंग का जो मोटर्स होगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्मॉल यानी कि सिंगल फेज कन्वर्टर। तो याद रखिएगा 3 फेज कन्वर्टर कहाँ यूज करते हैं, हाई रेटिंग ऑफ मोटर्स में, और सिंगल फेज कहाँ यूज करेंगे, लो रेटिंग ऑफ मोटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली करता क्या है। साइक्लो कन्वर्टर की बात करें तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, आपका फ्रीक्वेंसी को, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, अनदर फ्रीक्वेंसी में। तो अब साइक्लो कन्वर्टर में फ्रीक्वेंसी को आप या तो स्टेप डाउन कर सकते हो या स्टेप अप कर सकते हो। तो साइक्लो कन्वर्टर जो है ना आपका 1 स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेज में हम लोग एसी के फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। इन जनरल अगर आप बात करोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है तो आप एसी के फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करिए, और फिर इस डीसी से फिर क्या बनाइए, एसी बनाइए। तब जाके आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, वेरी करता है। तो ये जो आपका मैकेनिज्म होगा ये हो गया 2 स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। लेकिन साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट एसी के फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है एक ही स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मेथड ऑफ हीटिंग कंट्रोल इज लीडिंग पावर फैक्टर। तो हीटिंग कंट्रोल मेथड की अगर बात किया जाए तो आपका जो हीटिंग कंट्रोल मेथड होता है, रेसिस्टेंस हीटिंग होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, आर्क हीटिंग होता है, इंडक्शन हीटिंग होता है। लेकिन इन सब में से कौन सा हीटिंग मेथड है जिसमें आपका जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर वहाँ पे होगा जहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करोगे, कैपेसिटर यूज करोगे। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। इसके वजह से डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कंट्रोल का जो पावर फैक्टर होता है कैसा आता है, लीडिंग पावर फैक्टर आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन सेल्स ऑफ स्टोरेज बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप किसी सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करो, जैसे कि मान लो ये आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक तरह क्या होता है, एक सेल की तरह काम करता है। जब कैपेसिटर को सेल जैसे कनेक्ट करोगे पैरेलल में, जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसी भी चीज़ को पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो उसके क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पैरेलल में जब आप किसी चीज़ को कनेक्ट करोगे तो उस दोनों एलिमेंट के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि वोल्टेज इंक्रीजेज और ऑप्शन बी बोल रहा है कि वोल्टेज डिक्रीजेज, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब आप किसी 2 एलिमेंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। अब मान लो यहाँ पे करंट इंक्रीज हो ऐसा कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं है, यहाँ दिया है कैपेसिटी इंक्रीज हो सकता है। तो देखो कैपेसिटी क्या होता है, C = होता है Q × V। अब जब किसी 2 सेल को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो V तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो C क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q हो जाएगा, और जो Q होता है आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी कि आपका चार्ज करंट पे डिपेंड करता है, तो करंट बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका होगा कैपेसिटी इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी दो बैटरी के सेल को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उसका क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए थायरिस्टर इज, अब थायरिस्टर की अगर बात करो, देखो थायरिस्टर कैसा होता है, थायरिस्टर में आपका होता है PN यानी कि PN P और N, PN को हम लोग क्या बोलते हैं, थायरिस्टर बोलते हैं। तो देखो लेयर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 यानी कि 4 लेयर्स, और जंक्शन कितना बनेगा, 3 जंक्शन, J1 J2 एंड J3। तो 3 जंक्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए थायरिस्टर इज अ 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। एक थायरिस्टर में क्या होता है, 4 लेयर होता है और 3 जंक्शन होता है। यानी कि आप एक P और एक N को मिलाओगे तो एक जंक्शन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर वाले में एक P है, नीचे N है, तो क्या बनेगा, एक जंक्शन, फिर है N और P, तो फिर क्या बनेगा, एक जंक्शन, और फिर P और N, तो फिर क्या बन जाएगा, एक जंक्शन। इस मिला के इस टोटल इसमें कितना जंक्शन बन जाता है, 3 जंक्शन बन जाता है। और जितना नंबर्स ऑफ आप सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करोगे, यानी कि P या N टाइप का जो भी सेमीकंडक्टर यूज करोगे, वो आपका लेयर्स बनाएगा। तो थायरिस्टर में क्या होता है, 4 लेयर्स और 3 जंक्शन डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द कैथोड ऑफ एन SCR इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, यानी कि मान लो अगर एक SCR की बात करें तो ये आपका क्या होता है, SCR होता है, ये इसका एनोड है और ये इसका क्या है, कैथोड है। जब एनोड को क्या कर दो, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और कैथोड को किससे, नेगेटिव से, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी कि इस स्टेट में जो आपका SCR है वो किस में कनेक्टेड हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कनेक्टेड हो जाएगा। जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कनेक्ट करोगे, क्या बोला, इफ द कैथोड ऑफ एन SCR इज मेड, अच्छा रॉन्ग, अच्छा इस वाले को बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर मान लो कि आपका जो एनोड है, यानी कि आपका जो थायरिस्टर है, ये इसका कैथोड और ये हो गया एनोड। कैथोड को क्या करते हैं, पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैथोड को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, और एनोड को क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग जंक्शन, यानी कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। तो इसमें आपको ये निकालना है कि कौन सा जंक्शन, यानी कि इसमें क्या निकालना है कि कौन सा जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस होगा और कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस हो। जैसे कि मान लो ये J1 हो गया, ये J2 हो गया और ये आपका J3 हो गया। ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। जब इस कैथोड को प्लस से कनेक्ट करोगे और एनोड को माइनस से कनेक्ट करोगे तो इसमें इसको बोलते हैं लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि आपका J1 और J3 क्या होता है, रिवर्स बाइस में, और J2 क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, यानी कि आपका जो J1 J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, और मिडिल वाला जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन थायरिस्टर। अब देखो टर्न ऑन थायरिस्टर को स्टार्ट कर, टर्न ऑन मतलब होता है क्या, यानी कि थायरिस्टर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्न ऑन बोलते हैं। और टर्न ऑन करने का 3-4 मेथड है। पहला है गेट ट्रिगरिंग, फ्री है, उसके बाद है dV/dt ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। तो हर ट्रिगरिंग का क्या है, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। इसमें से जो सबसे बेस्ट आपका ट्रिगरिंग मेथड है वो कौन सा है, गेट ट्रिगरिंग मेथड है। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, गेट ट्रिगरिंग मेथड। यानी कि बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है टर्न ऑन का, गेट ट्रिगरिंग मेथड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सिंक टू एम्बिएंट टेम्परेचर, द सिंक टू एम्बिएंट थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ SCR। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि जब आपका जो SCR का सिंक होता है और जो थर्मल एम्बिएंट थर्मल रेसिस्टेंस यानी कि एटमॉस्फेयर, यहाँ इस सिंक और एटमॉस्फेयर के बीच का जो थर्मल रेसिस्टेंस होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो देखो वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द फ्लैटनेस ऑफ द डिवाइस, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द डिवाइस एंड डिपेंड्स ऑन द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। यानी कि डिवाइस के की फ्लैटनेस, यानी कि जो नीचे का सरफेस है वो कैसा फ्लैट है, या उसका लेंथ कितना है, या उस कितना करंट कैरी कर सकता है, इस सब पे क्या होगा, जो आपका थर्मल रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो सिंक टू एम्बिएंट यानी कि सिंक टू एटमॉस्फेयर के बीच का जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा वो SCR से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ SCR कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि SCR का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया गया है उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर
9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान से देखो। सिंक टू एम्बिएंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ SCR इज इंडिपेंडेंट ऑफ SCR कन्फिग्रेशन, यानी कि SCR के कन्फिग्रेशन से ये इंडिपेंडेंट होता है थर्मल रेसिस्टेंस। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ सिंक टू एटमॉस्फेयर। सिंक टू एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो वो SCR के कन्फिग्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। बाद बाकी आपका फ्लैटनेस, लेंथ और करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से पढ़िएगा, तब जाके यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चों ने क्या कर देता है कि डिपेंड्स ऑन द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। करंट कैरिंग कैपेबिलिटी पे आपका थर्मल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब जो दे रखा है ना, ये सब कोई ऑप्शन सब क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। क्योंकि आप थर्मल रेसिस्टेंस की बात करोगे तो सिंक टू एटमॉस्फेयर की बात करो तो सिंक क्या होता है, SCR का सबसे आउटर लेयर होता है। सिंक क्या होता है, SCR का आउटर लेयर होता है। तो SCR का जो कंस्ट्रक्शन कन्फिग्रेशन है, जैसे करंट कैरिंग कैपेसिटी, लेंथ हो गया, फ्लैटनेस हो गया, उससे में क्या मतलब है, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं कि सिंक टू एटमॉस्फेयर क्या रेसिस्टेंस होगा, तो वो तो SCR से इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विद लोड RL एंड फ्री व्हीलिंग डायोड द फ्री व्हीलिंग पीरियड इज। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, अगर आपको वेव फॉर्म याद होगा सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट का, तो उसमें देखो अगर सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट की बात करो, देखो इसका कन्फिग्रेशन कैसा होगा। देखो ये आपका क्या है, सिंगल फेज हाफ वेव का सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये आपका लोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्री व्हीलिंग डायोड हो गया। अब इस वाले में बात करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये जो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये कौन से पीरियड में ऑपरेट करता है। जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा होता था तो आपका जो थायरिस्टर है वो 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक ऑपरेट करता था, यानी कि अल्फा से लेके कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा तक ऑपरेट करता था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि फ्री व्हीलिंग डायोड, जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस थायरिस्टर को 0 से पाई, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक ऑपरेट करेगा, पाई तक ऑपरेट करेगा। लेकिन जो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है वो पाई से लेकर कहाँ तक ऑपरेट करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक। देखो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से, और करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करो और एक वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करो। देखो अगर यहाँ पे हम लोग ये वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 2 पाई प्लस अल्फा। लेकिन देखो यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज का ये क्या हो गया, वेव फॉर्म। लेकिन अगर आउटपुट करंट का, लोड करंट की अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे तो लोड करंट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो लोड करंट अगर आपका कंटिन्यूअस है तो देखो अल्फा से लेके पाई तक कौन ऑपरेट कर रहा है, थायरिस्टर ऑपरेट कर रहा है, और पाई से लेके 2 पाई अल्फा तक यहाँ तक कौन ऑपरेट करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑपरेट करेगा। क्योंकि आपका थायरिस्टर तो पाई पे ऑफ हो जाएगा और लोड को कंटिन्यूअस करंट चाहिए, तो वो करंट कौन सप्लाई करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड सप्लाई करेगा। तो अगर आप देखो वेव फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेव फॉर्म अच्छे से अगर याद रखोगे तो हर क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है वो क्या होगा, पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक ऑपरेट करेगा। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि थायरिस्टर कहाँ से कहाँ ऑपरेट करेगा, तो थायरिस्टर कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करता है, अल्फा से पाई ऑपरेट करेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर, अब फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर क्या यूज कर सकता है, थायरिस्टर ओनली। जो फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर होगा वो सिर्फ थायरिस्टर यूज करेगा। जो मान लो कि सेमी कंट्रोल्ड होगा वो थायरिस्टर और डायोड दोनों यूज करेगा। अगर आप बात करते हो सर फुल्ली, यानी कि फुल्ली कंट्रोल की बात करो तो कौन यूज करेगा, सिर्फ थायरिस्टर। अगर सेमी कंट्रोल की बात करोगे, यानी कि आधा कंट्रोल कर सकते हैं आधा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, डायोड और थायरिस्टर दोनों होगा, डायोड प्लस थायरिस्टर। अगर अनकंट्रोल की बात करोगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि अनकंट्रोल कन्वर्टर में हम लोग डायोड यूज करते हैं, फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं, थायरिस्टर यूज करते हैं, और सेमी कंट्रोल कन्वर्टर में डायोड प्लस थायरिस्टर दोनों यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए 3 फेज फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर। अब 3 फेज फुल कन्वर्टर की बात करोगे ना तो उसमें कितना होता है, नंबर ऑफ SCR कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 SCR उसमें कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्स और नेचुरल कम्यूटेशन एज अंडर, यानी कि साइक्लो कन्वर्टर की अगर बात करोगे तो साइक्लो कन्वर्टर में कौन सा साइक्लो कन्वर्टर को फोर्स्ड कम्यूटेशन या कौन से साइक्लो कन्वर्टर को नेचुरल कम्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है ना, यानी कि स्टेप अप की बात करोगे तो स्टेप अप में क्या होता है आपका, फोर्स्ड
स्टेप अप में क्या होता है आपका, अगर स्टेप अप की बात करोगे तो स्टेप अप में आपका फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज होता है, और जो स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है आपका नेचुरल कम्यूटेशन यूज होता है। लेकिन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, ओके देखो साइक्लो कन्वर्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइक्लो कन्वर्टर्स में क्या होगा कि जो आपका फोर्स्ड कम्यूटेशन, दो टाइप का कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन किसको बोलते हैं, कम्यूटेशन का मतलब होता है थ्राइस्टर को किस तरीके से ऑफ किया जा सके। तो थ्राइस्टर को ऑफ करने का प्रोसेस जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। तो साइक्लो कन्वर्टर में दो टाइप का साइक्लो कन्वर्टर होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप में आपका होगा फोर्स्ड कम्यूटेशन और स्टेप डाउन में होगा आपका नेचुरल कम्यूटेशन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो ऑप्शन देखो किस हिसाब से दे रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि फोर्स कम्यूटेशन इन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से मेरे हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी फोर्स कम्यूटेशन इन स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर है फोर्स कम्यूटेशन इन बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, तो ये तो होगा ही नहीं। आपका फोर्स कम्यूटेशन सिर्फ स्टेप अप में होता है, स्टेप डाउन में होता ही नहीं। देखो क्वेश्चन क्या किया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। आपसे पूछा है कि फोर्स्ड कम्यूटेशन या नेचुरल कम्यूटेशन कहाँ यूज कर सकते हैं। फोर्स्ड और नेचुरल दोनों अलग अलग कम्यूटेशन है। नेचुरल कम्यूटेशन हम लोग स्टेप डाउन में करते हैं और फोर्स्ड स्टेप अप में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोल दिया कि फोर्स्ड कम्यूटेशन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल कम्यूटेशन के बारे में नहीं दिया। अब नीचे दे रखा है कि नेचुरल कम्यूटेशन इन बोथ, तो बोथ में तो होगा नहीं, ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा लेकिन ऑप्शन में एक ही चीज़ के बारे में दिया, तो हम एक ही चीज़ का आंसर करेंगे, ये नहीं कि दोनों का आंसर कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो क्या है कंप्लीटली क्या है रॉन्ग है। तो आपका साइक्लो कन्वर्टर फोर्स्ड कम्यूटेशन कहाँ होगा, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चॉपर चॉपर देखो चॉपर करता है क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो आपका ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पे जो आपका चॉपर हो देखो, अच्छा यहाँ पे देखो चॉपर का क्या काम है, चॉपर वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है, लेकिन एक एज अ स्विच काम करता है। तो यहाँ पे जो चॉपर होगा ना क्या होगा आपका हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच की तरह काम करेगा। यानी कि आप सबसे फास्ट कोई भी स्विच काम करता है तो कौन सा होता है, चॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन केस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम चॉपर, यानी कि अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम चॉपर की बात करो तो किस चीज़ को वेरी करते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर वेरिएबल होगा तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है। तो फ्रीक्वेंसी को वेरी करोगे तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टी ऑन मेथड हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम में। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तब टी ऑन को वेरी करते हैं, ठीक है। जब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो टाइम पीरियड को वेरी करते हैं, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि टाइप सी चॉपर कंसिस्ट ऑफ। तो टाइप सी चॉपर का अगर अच्छे से अगर आपको सर्किट डायग्राम याद होगा तो उसमें ध्यान से देखना, टाइप सी चॉपर में 2 डायोड लगा होता है और 2 स्विच लगा होता है, क्योंकि जो आपका टाइप सी चॉपर होता है वो 2 क्वाड्रेंट में काम करता है। 2 क्वाड्रेंट कौन सा होता है आपका, ये दोनों क्वाड्रेंट होता है आपका टाइप सी चॉपर का, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। एक क्वाड्रेंट में ऑपरेट करने के लिए आपको एक स्विच और एक डायोड चाहिए। तो अगर 2 डायोड 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराना है तो कितना चाहिए, 2 डायोड और 2 स्विच। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्स। फोर्स कम्यूटेशन कब होगा, फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्ड होता है ए प्री चार्ज कैपेसिटर। आपका सर्किट में पहले से प्री चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कम्यूटेशन, यानी कि वहाँ पे आपका फोर्स कम्यूटेशन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्स ए प्री चार्ज कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इन अ सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अब देखो अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको इन्वर्टर पढ़ाया होगा तो इन्वर्टर में जो हमारा वेव फॉर्म बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म। यानी कि जो हमको आउटपुट मिलता है इन्वर्टर में वो ऐसा मिलता है वेव, यानी कि पल्सेस के फॉर्म में मिलता है। ये यहाँ तक मिलेगा और फिर यहाँ से यहाँ मिलेगा। तो पहली बात ये तो स्क्वायर वेव फॉर्म है, और ये कंप्लीट स्क्वायर वेव फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आप सिंगल पल्स
बिट मॉड्यूलेशन की बात करें या इन्वर्टर में किसी भी बात करें, इन्वर्टर की अगर बात करेंगे ना तो इन्वर्टर में जो आपका आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, क्वासी स्क्वायर वेव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्स। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात करोगे तो इसमें 3 वायर सिंगल फेज हाफ ब्रिज कन्वर्टर, अच्छा सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात करते हैं। इन्वर्टर करता क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको 3 वायर डीसी सप्लाई चाहिए, क्या चाहिए, 3 वायर डीसी सप्लाई चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 वायर डीसी सप्लाई चाहिए होता है, क्योंकि जो आपका इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है इसका। ये आपका एक बैटरी हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, और यहाँ से क्या होता है आपका लोड कनेक्टेड होता है। तो इसको कैसा चाहिए, 3 वायर डीसी सप्लाई चाहिए। इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का, ये डिसएडवांटेज है कि 3 वायर डीसी सप्लाई का जरूरत पड़ता है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड। अब देखो जो आपका इन्वर्टर से आउटपुट निकलता है उसको कंट्रोल करने का बहुत सारा तरीका है कि आप इनपुट को कंट्रोल कर लीजिए या आउटपुट को कंट्रोल कर लीजिए या इंटरनल मैकेनिज्म से कंट्रोल कर लीजिए। तो जो आप लोगों ने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी कि इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है, और सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड क्या है आपका है ये एक्सटर्नल कंट्रोल मेथड है। इसमें ये नहीं पूछा है कि सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड आपका कौन सा मेथड है, यहाँ पूछा है कि ये होता क्या है, इसमें होता क्या है। तो सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड में देखो क्या होता है कि जो इसका आउटपुट होता है ना 2 इन्वर्टर का, यानी कि 2 इन्वर्टर को जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो दोनों इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग ट्रांसफार्मर की हेल्प से क्या करेंगे, सम करके फिर नया आउटपुट निकालेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ही आप सीरीज इन्वर्टर का पढ़ोगे ना, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे यानी कि जो थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2 इन्वर्टर्स आर सम्ड अप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये आपका हो गया 20वां क्वेश्चन, यानी कि 2020 का मैंने 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।